नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति को करीब से देखने समझने वाले लोग अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। लेकिन सवाल ये कि क्या वक्त के साथ इसमें तीसरा मोर्चा की संभावना भी दिखती है। आखिर इस बात की सुगबुगाहट क्यों है, क्यों इस बात की चर्चा बिहार में शुरू हो गई है, इस बात को समझेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि तेजस्वी यादव की आरजेडी और राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ महागठबंधन का साझीदार बनने की कोशिश में जुटे एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को इस वक्त बड़ा झटका लग गया। बिहार चुनाव में महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने का ख्वाब ओवैसी ने पाला हुआ था। ओवैसी ये चाहते थे कि भाई तेजस्वी के साथ उनका गठबंधन हो जाए और इस तरीके से एक बार सीमांचल में फिर से ओवैसी अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज कर पाएं। लेकिन जिस एमवाई समीकरण को आरजेडी का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, क्या तेजस्वी यादव इस बात के लिए नासमझ है? तेजस्वी यादव बखूबी समझ रहे हैं कि भाई उसी एमवाई समीकरण में एम समीकरण ओवैसी के साथ न चला जाए, इसीलिए उन्होंने ओवैसी को साथ लाने से इनकार कर दिया। हालांकि चेहरा लालू प्रसाद का सामने है। ओवैसी के सामने बिहार चुनाव में अकेले उतरने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नजर भी नहीं आ रहा। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी के लिए ओवैसी का साथ क्या सच में घातक साबित हो सकता था, खतरनाक हो सकता था, या फिर अकेले चुनाव लड़ने वाले ओवैसी तेजस्वी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी बिहार की उन तमाम पार्टियों को एक मंच पर लेकर आएंगे और तीसरा मोर्चा उसका नाम होगा जो अभी तक ना तो एनडीए के साथ गए और ना ही महागठबंधन का हिस्सा बन पाए। आखिर तेजस्वी और ओवैसी के बीच जो बनते बनते गठबंधन बीच में ही रह गया, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे का तर्क क्या है? तजुर्बे के लिहाज से देखा जाए तो लालू प्रसाद माहिर खिलाड़ी हैं। वो समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ा था। कहने के लिए यहाँ उस वक्त एक गठबंधन था जिसे नाम दिया गया था डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, लेकिन इसमें कद्दावर नेता अगर कोई थे तो वो ओवैसी ही थे। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में ओवैसी ने कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 14 सीटें मुस्लिम बहुल इलाके में थीं। इनमें 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार जीत भी जाते हैं। हालांकि आपको याद होगा कि बाद में ये 5 में से 4 एआईएमआईएम विधायक जो हैं वो तेजस्वी के आरजेडी में जाकर शामिल हो गए। अब जब 2025 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है तो जाहिर है ओवैसी फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पिछला चुनाव देखते हुए ओवैसी के मन में भी उम्मीदें जो हैं उड़ेल मार रही होंगी कि भाई इससे ज़्यादा संख्या मेरी होगी और मेरी पैठ जो है बिहार में पिछली बार से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जीते हुए विधायक लेकिन फिर से पाला न बदलने, इसलिए ओवैसी संभवतः ये चाह रहे थे, जोर आजमाइश कर रहे थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा वो बन जाए ताकि विधायक जो हैं वो टूटे नहीं, छिटके नहीं। लेकिन ऐन वक्त पर तेजस्वी यादव ने ओवैसी के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। और इसके पीछे की वजह क्या है जरा वो भी जान लीजिए। वक्फ कानून जिसे लेकर मुस्लिमों में गहरा असंतोष नजर आ रहा है, तेजस्वी इसी असंतोष को अकेले भुनाना चाहते हैं। अगर बांटने की नौबत आई भी तो वो इसको सिर्फ कांग्रेस के साथ बांटने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन ओवैसी को वो जगह नहीं देना चाहते हैं। अगर ओवैसी तेजस्वी के साथ रहते तो मुस्लिमों के रहनुमा के तौर पर ओवैसी को देखा जाता, इसका फायदा ओवैसी को मिल जाता, मुस्लिम वोट के लिए भी क्रेडिट ओवैसी के पास चले जाते। तेजस्वी यही नहीं चाहते क्योंकि उनके पिता लालू यादव का एमवाई समीकरण बिहार के लिए आजमाया हुआ फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में वो कहीं से बंटवारा या हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं। ये फॉर्मूला पिछले कुछ सालों से आपको लगा होगा कि भाई कहीं कमज़ोर हो गया, क्योंकि तेजस्वी यादव भी ये कहते रहे कि भाई हम ए टू जेड की पार्टी हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला है यही आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत है। तेजस्वी यादव अपने लिए इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने ये साफ कहा कि जो ये वक्फ कानून है उससे वो बिहार में लागू ही नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव को इस बात
का बखूबी एहसास है कि अगर वो ओवैसी के साथ गए तो फिर सीमांचल में उनकी ज़मीन कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि ओवैसी को सीट चाहिए सीमांचल से ही, जहां पिछले चुनाव में उनको जीत मिली थी। और ऐसे में ओवैसी से अलग होकर अगर तेजस्वी वक्त के गुस्से को अपनी तरफ भुना लेते हैं तो उनके लिए कम से कम सीमांचल एक विन विन सिचुएशन ज़रूर होगी। ओवैसी की बात अगर करें तो ओवैसी के लिए यही जो है वो प्लस पॉइंट हो जाता। 2020 में आपने देख लिया है कि क्या परिस्थितियां बनी थी, और अब कुछ छोटी पार्टियों के साथ समझौता और सीमांचल की सीटों पर दावेदारी क्या बिहार में उनकी थोड़ी सी हनक को बाकी रख पाएगा? ये बात ओवैसी के नेता और बिहार में एआईएमआईएम के इकलौते विधायक जो हैं अख्तरुल ईमान भी बार बार कह चुके हैं। तेजस्वी और ओवैसी के एक साथ आने की बात हुई ज़रूर थी, लेकिन उस पर कोई फ़ायदा या निष्कर्ष निकला नहीं। बीजेपी में पॉलिटिकल फ़ायदा उन्हें नज़र नहीं आया। बिहार को मुर्शिदाबाद बनाने की बात कह के ध्रुवीकरण की कोशिश तक की गई थी। अब जब दोनों के रास्ते अलग हैं तो फिर चुनौती बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि तेजस्वी ने ध्रुवीकरण के एक मुद्दे को तो ओवैसी का हाथ झटक कर कुंद जरूर कर ही दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या ये तीसरा मोर्चा बिहार में दिखता है क्या, क्योंकि ज़्यादा वक्त तो बचा नहीं है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। इस खबर पर आपकी क्या है राय, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए।